नमस्कार, मैं पूनम डांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे से सचिवालय में होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर हो सकता है निर्णय। तो बड़ी जानकारी, जहां सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर निर्णय लिया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे से सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर फैसला हो सकता है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। चर्चा के साथ साथ निर्णय भी लिए जा सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही साथ चर्चा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में उससे लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, मंत्रिमंडल की बैठक है, पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अहम निर्णय आज लिए जा सकते हैं बैठक में? निश्चित रूप से पूनम, आपको बताना चाहता हूं कि सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है, जिसमें इन्वेस्टर पॉलिसी में भी संशोधन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। क्योंकि आज ये सचिवालय में मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो 11 बजे से शुरू होगी। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में लगातार पहले भी कई प्रयास लगाए गए हैं। पहले भी कई प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है, लेकिन इस बार जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उन पर भी मुहर लगने की संभावना है। मानसून सत्र को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आज कैबिनेट बैठक होगी, इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र आहूत किए जाने को भी सहमति जता सकती है। इसके साथ साथ प्रदेश में यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि अब राष्ट्रीय स्तर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यूसीसी की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू किए जाने को लेकर भी सरकार और कैबिनेट में इसकी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि अभी जो यूसीसी का प्रस्ताव है वो अभी सरकार को मिलना, जो यूसीसी का मसौदा है वो सरकार को मिलना बाकी रह गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मानसून सत्र होगा उससे पहले सरकार को यूसीसी का मसौदा प्राप्त हो चुका होगा। इसके साथ ही धामी मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने ये दूसरी अहम बैठक होने जा रही है और इस साल के अंत में जो प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर पॉलिसी में उसे संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाने की संभावना है और कई विभागों के, सबसे बड़ी बात है कि कई विभागों के बजट खत्म हो गए हैं, जिसके चलते धामी सरकार सितंबर महीने में एक बार फिर से मानसून सत्र आहूत कर सकती है। और क्योंकि इन्वेस्टर समिट होना है, इसको लेकर भी कई पॉलिसी में बदलाव करने की मुहर लग सकती है, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जो वन विंडो सिस्टम के तहत इन्वेस्टर पॉलिसी में नहीं आते हैं। ऐसे में पूरे इन्वेस्टरों को सभी सुख सुविधाएं दी जाए, ऐसे में वन विंडो सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। लिहाजा जो बैठक में होने वाली है इसमें सबसे बड़ा ऐलान यही हो सकता है फिलहाल कि जो मानसून सत्र है वो कब आहूत किया जा सकता है। जी चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ा अपडेट, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा। बता दें कि खाई में ट्रक जा गिरा, जिसमें एक लोग घायल हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के क्यारी में एक हादसा हुआ था, जहां जवानों का ट्रक खाई में जा गिरा था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा देखने को मिला है। ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हो गया है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है, एक लोग घायल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हादसा, जहां खाई में ट्रक के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है।
इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक और हादसा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी है इस हादसे के बारे में? देखिए पूनम, ये जो एक डंपर था जो ईंट जो होती है भट्टे की, वो ईंट लेके जा रहा था। ये डूडू इलाके में जा रहा था उधमपुर से, जो अचानक रास्ते में खाई में गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और एक रवि कुमार नाम का शख्स है जो उस डंपर के अभी भी दबा हुआ है और उसको लगातार प्रयास किया जा रहा है निकालने का। क्योंकि मैंने ये जो सारा इलाका ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो चीज रीच भी बहुत मुश्किल से है। और एक तरफ खाई है, जैसे मैंने पहले बताया था, एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है। ऐसे में इन इलाकों में बहुत संकरी सड़कें होती है जिनपे चलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के लिए बड़े कुशल ड्राइवर चाहिए तो जो जिन सड़कों पर चल सके। और इस वजह से, और बारिश का तो माहौल चल रहा है, बरसात चल रही है, ऐसे में जो वहाँ के आसपास की जो भूमि होती है वो भी थोड़ी सी नम हो जाती है, जिस कारण थोड़ा सा भी एक सड़क से नीचे जाओगे तो गाड़ी का नीचे जाने का खतरा होता है। और अभी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है फिलहाल की जो घायल अवस्था में डंपर के नीचे जो व्यक्ति है उसको जल्द से जल्द बचाया जा सके। विकास, इस ट्रक में कितने लोग मौजूद थे? जी, इस ट्रक में टोटल 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक जो ड्राइवर था केवल शर्मा, उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। और दूसरा एक संदीप सिंह था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तीसरे की अभी तक बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो तीसरा शख्स कौन है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चौथा एक और था जो रवि कुमार, जो अभी भी डंपर के नीचे फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही एक और बड़ी खबर का आज रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज ग्रहण करेंगे पदभार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज से संभालेंगे कमान। आज दोपहर 12 बजे अजय राय अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पार्टी मुख्यालय लखनऊ में ग्रहण करेंगे पदभार। तो बड़ा अपडेट, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज कमान संभालेंगे। दोपहर आज 12 बजे अजय राय अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पार्टी मुख्यालय लखनऊ में ग्रहण करेंगे पदभार। और इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ी तैयारियां की गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज ग्रहण करेंगे पदभार। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस मौके पर प्रदेश मुख्यालय पर केंद्रीय और राज्यों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा किया जा रहा है, पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से प्रदेश मुख्यालय पर नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। तो आज दोपहर 12 बजे अजय राय अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इसका ऐलान कुछ समय पहले ही कर दिया गया था। और आज इसी के चलते अपना पदभार ग्रहण करते हुए अजय राय नजर आएंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज अजय राय पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर पार्टी की ओर से? देखिए, अजय राय बनारस निकलकर सुल्तान होते हुए लखनऊ पहुंचे और उनका जो जिले के कार्यकर्ता है लगातार 20 जिलों में स्वागत करेंगे। और उसके बाद 12 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ पहुंचने के बाद वो माल्यार्पण करेंगे प्रतिमा पर जाकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर, इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर। तो आज पदभार ग्रहण करेंगे और कई केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे, राज्य के नेता मौजूद रहेंगे, राज्य मौजूद रहेंगे। पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं अजय राय। पूर्वांचल में एक इनकी अच्छी खासी पैठ है और ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, काफी बड़ा राजनीतिक अनुभव है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है जो इनका चंदौली, पूर्वांचल, प्रतापगढ़ और इन सब जिलों में इनके जो कार्यकर्ता, इनसे लोग डायरेक्ट जुड़ते हैं। और ये एक लगातार इनके बारे में जो बातें कही जाती हैं और राजनीति में ये काफी महत्वपूर्ण होती हैं। ये किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ पहुंच जाते हैं और कार्यकर्ता अगर प्रदेश में भी कोई दिक्कत में है तो ये तुरंत पहुंचते हैं। इसी सबको देखते हुए कांग्रेस ने इनको प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ, जब किसी नए यूपीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो जो मौजूदा पदाधिकारी होते हैं वो आमतौर पर पद छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या लगता है अजय राय अपनी नई टीम तैयार करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। जब कोई नया संगठन, कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आता है किसी भी पार्टी में, या लेकिन वो अपनी एक नई टीम रखता है और एक जो नए चेहरों की जगह दी जाती है, जो नए चेहरे रहते हैं उनको जगह दी जाती है, उनको तरजीह दी जाती है। इनसे जो
अभी तक जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, वो चर्चा ये है कि ये नए चेहरों को तरजीह देंगे, नवयुवकों को तरजीह देंगे और इनका एक अलग ही लगाव होता है युवाओं के प्रति और युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं और काफी मेहनती हैं और ये हमेशा मेहनत करते हैं। देखिए जैसे पद पाया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा बयान इन्होंने दिया। तो देखिए आपकी जो क्राइटेरिया है, आप राजनीति में अपने आप को अगर बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं आपको जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठाना होगा और जनता के मुद्दों सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी होगी। और बिल्कुल सिद्धार्थ, अजय राय जाना पहचाना चेहरा है कांग्रेस की ओर से और वाराणसी में भी वो 2 बार चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी और कार्यकर्ता के साथ उनके संबंध भी मजबूत हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी? देखिए कांग्रेस, ये बिल्कुल अजय राय भी जानते हैं, कांग्रेस की जो अब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं काफी कम संख्या में, काफी कठिन लड़ाई है और ये लड़ाई आसान नहीं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये बताना होगा, आप जिस भी गठबंधन में है उस गठबंधन में ये बताना होगा कि हमारी संख्या काफी है, हमारे पास कार्यकर्ता काफी है, हमारा वोटर है और हम एक केंद्रीय एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारों में भी आपकी संख्या इसी सब पर के आधार पर टिकट दिया जाता है, आपको सीटें दी जाती हैं। तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण होंगी। ये सब अजय राय के लिए, और समय भी काफी कम बचा हुआ है, 6 से 7 महीने बचे हुए हैं पार्टी के संगठन को तैयार करना और जनता तक जाना और जो बीजेपी है उसके जो क्या बताना कि सरकार में हमने क्या किया है। काफी कठिन मुश्किल है, राहें कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से युवा चेहरा है, युवाओं में इनकी एक अच्छी तरजीह मानी जाती है और युवाओं से लगातार मिलते जुलते रहते हैं और एक चीज ये फैसले लेने में काफी तेज है, फैसले ये तत्काल लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं। उम्मीद कांग्रेस ने भी यही जताकर इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कि अच्छा होगा और लोकसभा चुनाव में इनका इम्तिहान होगा और मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये दिखाना होगा कि जनता के बीच में ये मैसेज बता देना होगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, अब लोकसभा चुनावों में ज्यादा समय रह नहीं गया पूर्वांचल में, ऐसे में बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये बड़ा दांव खेलकर। जी बिल्कुल, ये बड़ा दांव है और ऐसे व्यक्ति को तरजीह दी गई है, ऐसे व्यक्ति को पद पर बैठाया गया है जो जनता के बीच में रहता है। और बनारस में भी इनको, बनारस से लेकर पूर्वांचल, जैसे मैंने पहले बताया कि पूर्वांचल में इनका खासा रुतबा है और काफी तेज तर्राक नेता माने जाते हैं। और एक चीज, जनता से जुड़े वाले जनता से जुड़े नेता माने जाते हैं। पद रहे या ना रहे, लेकिन ये हमेशा पार्टी के प्रति ईमानदार रहते हैं और पार्टी में कार्यकर्ताओं से इनका एक अलग ही लगाव। हमने जब कई कार्यकर्ताओं से बात की तो उनके अंदर एक जोश दिख रहा था और पहले कांग्रेस में इस तरीके का जोश नहीं दिखता था। इस बार कुछ अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने पे एक अलग ही जोश दिख रहा है और लोगों का कहना है और उम्मीद जता रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा करेगी। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस में जो नीचे का कार्यकर्ता है वो उसको ये बताना होगा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और अभी भी कांग्रेस के जो भी अभी तक जो आंदोलन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा कार्यकर्ता दिखते नहीं। लेकिन इनसे ये उम्मीद जताई जा रही है कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस को जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना ये है, तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये फैसला किस तरीके से कांग्रेस को फायदा करता है या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए सिद्धार्थ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मोदी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे। इतना ही नहीं, अय्यर ने उन्हें देश का बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री भी बताया। उन्होंने राजीव गांधी की मृत्यु के बाद राजनीति में कदम रखने के लिए सोनिया गांधी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राजीव के जाने के बाद कई लोगों ने सोचा कि चलो अब मणिशंकर अय्यर को खत्म कर दें, लेकिन मैं केवल सोनिया गांधी की वजह से पार्टी में बचा रहा। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे, ये कहते हुए मणिशंकर अय्यर नजर आए। उन्होंने कहा कि अब तक मैं सोनिया गांधी की वजह से इस पार्टी में बचा हुआ हूं, वरना अब तक मैं यहां नहीं होता। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री पर उन्होंने आरोप लगाए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे, ये मणिशंकर अय्यर कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से मैं इस पार्टी में अभी तक बना हुआ हूं। तो वहीं भारत की G20 अध्यक्षता के तहत व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक आज जयपुर में होगी।
बैठक में भाग लेने के लिए G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों और सचिवों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों सहित अन्य प्रतिनिधि जयपुर पहुंचे हैं। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा, 3 गाड़ियों के आपस में टक्कर, ट्रक, टेम्पो और कार की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, बड़ा हादसा। ट्रक, टेम्पो और कार की टक्कर में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा मामला गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। ट्रक, टेम्पो और कार में आपस में भिड़ंत, 3 गाड़ियों के आपस में टक्कर होने की वजह से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या है हादसे के बारे में पूरी जानकारी? जी देखिए, लगातार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ये ऐसे हादसे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि कोई रॉन्ग साइड आता है तो कोई तेज गति है उससे ज्यादा ओवर स्पीड चलाने के कारण भी ये हादसा माना जाता है। आपको बता दूं कि आज सवेरे थाना मसूरी क्षेत्र जो है उस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे कई गाड़ियां जो हैं, टेम्पो और ट्रक जो हैं वो आपस में भिड़ गए, जिसके बाद अनियंत्रित कार जो है वो बहुत तेजी की स्पीड से दो युवक सवार थे उसपे और वो जा रहे थे, जिसके बाद उनसे जो स्पीड है वो बैलेंस जो है उनसे बन नहीं पाया और उसके बाद ये हादसा हो गया। आपको बता दूं कि अनंत फनन में स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर उनकी निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया और जिसके बाद उनकी हालत जो है वो भी नाजुक बताई जा रही है। जी प्रशासन का इस पर क्या कहना है अजीत? जी देखिए, अभी इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार कैसे किस तरीके से इनकी भिड़ंत हुई। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उसकी जांच की जा रही है और जिसके बाद अभी पुलिस की प्रतिक्रिया जो है वो अभी नहीं आई है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किस तरीके से ये हादसे का कारण जो है क्या आखिरकार क्या कारण था। जी चलिए, ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं चेस वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अजरबैजान के बाकू शहर में देश के 18 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद और नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन के बीच खेला गया, लेकिन 30 मूव्स के बाद भी दोनों मुकाबले ड्रॉ रहे, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों की सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि चैंपियन का फैसला अब आज टाई ब्रेक के जरिए होगा। प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद चेस वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। तो चेस वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला आज, और इसे लेकर प्रज्ञानंद और कार्लसन के बीच दूसरी बाजी ड्रॉ रही। उसे लेकर दोनों ही खिलाड़ियों की सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। टाई ब्रेकर के बाद आज फाइनल मुकाबला है। बता दें कि चैंपियन का फैसला आज टाई ब्रेक के जरिए होगा। प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद चेस वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। चेस वर्ल्ड कप 2023 का आज फाइनल मुकाबला होने वाला है। दोनों के बीच दूसरी बाजी ड्रॉ रही और इसी को लेकर आज फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। तो वहीं मानसून सत्र को लेकर हो सकता है निर्णय। उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, आपदा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, राजस्व और वित्त से संबंधित बिंदुओं पर भी मंत्रिमंडल निर्णय ले सकता है। मंत्रिमंडल में अनुपूरक बजट सत्र से संबंधित विभिन्न विधेयकों पर आज निर्णय हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 24 अगस्त
यानी कि आज प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। युक्त का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इस मौके पर राजीव कुमार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चुनाव आयोग के निर्देशों पर बात करेंगे। इसके साथ ही पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों पर सभी पार्टियों से राय भी ली जाएगी। राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी तेज हो गई है, क्योंकि 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय मुख्य निर्वाचन पहुंचे और आज प्रदेश का दौरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत आ रहे हैं। 4 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। इस दौरान अमेरिका राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। बाइडेन भारत दौरे पर आने वाले 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत की यात्रा इसलिए बेहद खास हो जाती है क्योंकि उन्होंने इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट की जगह भारत दौरे को तवज्जो दी है। आसियान बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शिरकत करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार करने का फैसला किया है, जिसमें छात्र छात्राओं के पास ये छूट होगी कि वो दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्क्स को फाइनल मान सकते हैं। छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि साल में 2 बार परीक्षा के आयोजन के बाद वहीं नवंबर फाइनल माने जाएंगे जो अच्छे होंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए बदलावों के तहत क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट को अब एस्टीमेट चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है। अब छात्र छात्राओं को इन क्लासों में अपने पसंद के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की भी छूट होगी। छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। कक्षा 11वीं और 12वीं में कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। तो बड़ा बदलाव शिक्षा प्रणाली में किया गया है। अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होंगी और जिसमें छात्रों के अच्छे नंबर आते हैं उसी के हिसाब से छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। साल में 2 बार अब बोर्ड परीक्षा होंगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।